किसी जगह स्टूडियो में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं नौशाद आलम। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर साहब, जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है साहब, स्वागत है। आज हम दर्शकों आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण पर। जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हुआ था, उस सिलसिले में हम विस्तार से बात रखेंगे। और डीलिमिटेशन पर, उसके साथ साथ हम बात करेंगे सेंसस पर, जो जातीय जनगणना थी, मरदमशुमारी थी, उस सिलसिले से भी हम तफसीली बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल है जो डॉक्टर ज़मीर साहब, जिनका ताल्लुक़ कांग्रेस पार्टी से है और अलीगढ़ मुस्लिम सिटी के साबिक़ तालिब इल्म भी रहे हैं और राजनीति में बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सरकार डीलिमिटेशन का बिल लेकर आई थी जल्दबाजी में, जो और जातीय मतगणना करवाना चाहती, इससे पहले महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास किया था। 2026 में इतनी जल्दबाजी में डीलिमिटेशन का जो बिल है उसे पेश करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए नौशाद साहब, मैं आपको बताऊं कि ये महिला आरक्षण बिल के नाम बिल लेकर आई है, जबकि महिला आरक्षण बिल जो है 2023 में पास हो गया जी, और हमारे राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन भी कर दिए। और लगा दी थी। इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं कराया, नोटिफाई नहीं कराया था उसको, इम्प्लीमेंट नहीं किया, होल्ड पर डाल दिया। जी जी। दूसरी बात ये है कि अभी ये इसके अंदर संशोधन था। महिला आरक्षण बिल जो है इसमें ये संशोधन था, ठीक है। तो क्या 2023 के बाद? मेरी बात सुने, संशोधन के साथ इन्होंने उसके साथ दो बिल ये अपने नथी कर दिए इसमें, डिलिमिटेशन का, ठीक है, परिसीमन का। और उसकी आड़ में ये महिला आरक्षण बिल की आड़ में ये अपना पार्लियामेंट की सीटें अपना बढ़ाना चाहते थे, 848 सीटें हो जाती जी जी, जिससे कि चाहते थे कि साहब यूपी में है 80 है तो 120 कर दिया, बिहार में कुछ जहाँ ज़्यादा सीटें वहाँ बढ़ा दिया जाएगा, और बंगाल में बढ़ाते, आसाम में बढ़ाते। एक तो उनके 400 पार का नारा भी आसानी से हो जाएगा, जी जी, है ना। और फिर ये यहाँ से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते, एक राजा की तरह अपना यहाँ पर ये अड़े रहना चाहते थे कि सब इन्हीं की हुकूमत रहेगी, बाकी कुछ नहीं, और लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर देना चाहते थे। और मैं तो ये कहूँगा कि महिलाओं के साड़ी के पल्लू के पीछे छुप करके ये काम करना चाह रहे थे, जिसको देखिए तमाम विपक्ष एक हो गया और एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारा विपक्ष एक हो गया और ये बिल पास होने नहीं दिया। ये विपक्षी बहुत बड़ी जीत है। डॉक्टर साहब, महिला आरक्षण से डिलिमिटेशन को, परिसीमन को सरकार ने क्यों जोड़ा? आखिर इसके पीछे कारण क्या 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 सरकार देश में बंटवारा करना चाहती है? कोई भी बेवकूफ आदमी सामने वाले को भी बेवकूफ समझता है, ऐसा नहीं है। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए, आपने नोटिफिकेशन नहीं कराया, इम्प्लीमेंट नहीं कराया, उसे होल्ड पर डाल दिया, वरना होल्ड पर डाल दिया। 2024 में जब चुनाव हुए थे तो आप 33% रिजर्वेशन देते महिलाओं को, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी भी देती और सभी पार्टियां सहमत थी, सभी पार्टियां देती भी। जब आपने पास कर लिया है तो आपकी नियत में खोट था। जी जी, अगर इनकी नियत में खोट ना होता तो आज 33% महिलाएं पार्लियामेंट में बैठी हुई होती। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, मैं एक बात और करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या एक तीर से सरकार तीन निशाने लगा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये बिल्कुल भी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। देखिए सर, हाथरस हुआ है ना, आसिफा बानो हुआ, बिल्किस बानो का केस हुआ, ठीक है, और उन्नाव हुआ, कहीं पर भी महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। और हमारी जो महिला पहलवान थी उनको भी सम्मान नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिला। और मैं क्या कहूँ भाई, आप यकीन मानिएगा कि मैं किसी के ओहदे का सम्मान करता हूँ क्योंकि वो हमारे देश के बहुत बड़े कुछ हैं। सर, ये बिल्कुल भी औरतों का सम्मान नहीं करते हैं। तमाम तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, एप्स्टीन फाइल में नाम आ गए, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा कैसे। साहब ये बताइए, बिल जो है गिरा, बिल पास नहीं हुआ 8 बजे 8:30 बजे जो भी टाइम था, ठीक है, और बिल गिरते ही पार्लियामेंट के बाहर भारतीय जनता पार्टी के महिलाएं वो लिए पंफलेट लिए खड़ी हैं, है ना, लॉलीपॉप लिए खड़ी हैं, उस पर लिखा हुआ है कांग्रेस के खिलाफ, उनके खिलाफ। भाई इतनी जल्दी कैसे छप गया?
इतनी जल्दी अगर हमें कल कोई धरना प्रदर्शन करना है तो हम एक आध दिन पहले लेकर के तमाम बैनर पोस्टर ये तैयार करेंगे। जैसे बिल का है फौरन इन्होंने आगे लेके खड़ी हो गई और विरोध कर रहे हैं साहब। महिला मोर्चा की, इनकी तमाम भारतीय जनता पार्टी की कहाँ से तैयार हो गया? ये दोनों चीज तैयार थी। अगर बिल पास हो जाता तो वो वाले वो निकाल लेते, बैनर पोस्टर पंपलेट। अब मान लो बिल गिर गया तो दूसरे वाले निकाल लिए। ये बहुत जबरदस्त एक्टर हैं। इनको सलीम जावेद को ये लोग फेल कर देते। बेहतरीन कहानी करते हैं ये दोनों। और सब ऐसा है, डिलिमिटेशन बिल जिस अंदाज में पार्लियामेंट में पेश किया गया, जी उसके बाद दूसरे दिन प्रधानमंत्री मन की बात में आते हैं जी और देश की जनता को खिताब करते हैं। जी और ये मतलब कहीं ना कहीं देश को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। जी वो मतलब विपक्ष को एक विलन के तौर पर हम्म, जनता के सामने पेश करते हैं कि साहब ऐसा है, जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं महिला आरक्षण की विरोधी है। और इस अंदाज में पेश किया, भ्रमित किया देश को कि लोग कहीं ना कहीं ये समझ लेंगे कि साहब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की वजह कर ये बिल पास नहीं हो पाया। देखिए सर, ये कुछ लोगों का गिरोह है जो एक ही तरह की बात करता है। और मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री के जो परम मित्र हैं, एक तो अडानी जी हैं, एक अंबानी जी हैं। उनके कम से कम 500 चैनल चल रहे हैं, हर जबान में चल रहे हैं। दिल्ली से जो बात चलेगी वो मालूम है किसी भी देश के किसी भी गांव में वो बात चल रही होगी। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, बहुत से मेन स्ट्रीम चैनल हैं। हर जबान में उनके पेपर निकलते हैं। सब में जब एक सी बात चलती है लोग समझते हैं नहीं ये सही है। अब लेकिन जनता बहुत समझदार है। सोशल मीडिया के जरिए उसको पल पल की खबर मिलती रहती है। अब वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं की बात करने वाली, मैं तो महिलाओं के की हित की बात करने वाली पार्टी सरकार, जी वो कहीं ना कहीं ऐसा महिला दुश्मन है? देखिए सर, ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते। जब 2023 में बिल पास हो गया था तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? 2024 के चुनाव में आपको उनको 33% रिजर्वेशन देते। आप बिहार चुनाव में 33% रिजर्वेशन देते। आप आसाम चुनाव में, पांडेचेरी चुनाव में, केरला चुनाव में 33% रिजर्वेशन देते। आप बंगाल में चुनाव होने वाला आप वहां देते। अरे आपने तो पूरे संगठन में किसी महिला को नहीं रखा हुआ ढंग से। बिल्कुल। पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति मुर्मू वहां नहीं है। क्या वो महिला नहीं है? डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगा, जब से 2014 से लेकर अब तक, 2014 से लेकर अब तक भाजपा की सरकार की सत्ता पे काबिज है, जी और जो वादे किए थे सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उन वादों को क्या पूरे तौर पर निभा पाई? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये देश रोटी कपड़ा और मकान की बात नहीं करती, स्वास्थ्य की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती, हिंदू मुसलमान की बात करती है, देश की बात करती है, भेदभाव की बात करती है, नफरत की सियासत करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करती है? कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि देश की जनता का जहन जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करती है सरकार, और इन्हीं चीज़ों में उलझा करके सत्ता का सुख भोगना चाहती है। देखिए सर, हर चीज़ में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। फैक्टर होता है, बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, हालांकि इलेक्शन कमीशन से बीजेपी की ही कठपुतली बना हुआ है, इसमें भी देखिए जब चुनाव होते हैं, चाहे वो विधायक का चुनाव हो या एमएलसी के लिए भी लोग चुने जाते हैं, जैसे ठीक है, प्रधानी का चुनाव होता है और सांसद का चुनाव होता है लोकसभा का। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी क्या है, ये तो उन्होंने एक अजीब तरह की भेड़ चाल चला दी है। अजीब तरह की भेड़ चाल चला दी है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और हिंदू सब मैं मुस्लिम। देखता हूँ ऐसा है, जब से ये सरकार आई है 2014 से लेकर अब तक, कभी 3 तलाक का बिल सामने लेकर के आती है, कभी जी महिलाओं का जी जी हितैषी बताती है सबको, कभी ऐसा सी एनआरसी लेकर के आती है। मतलब देश को कहीं ना कहीं आपने धर्म की आड़ में ऐसा उलझा के रख दिया है कि देश आगे तरक्की कर ही नहीं सकता। देखिए नौशाद साहब, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार चीज चाहती है, लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती है, और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को इसने यकीन दिला भी दिया है। जो आपके क्या नाम है, बहुसंख्यक के लोग हैं, उनको यकीन दिला दिया है कि साहब कि ये हिंदुओं की सरकार है, आप इसमें सुरक्षित हैं। कभी तो कहते हैं देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। कभी एक फोन पर ट्रंप की एक फोन किया और आपने लेकर जंगबंदी कर दी। ठीक है। और कभी कहते हैं साहब
ये हिंदुओं के आपके साथ ऊपर 50% नहीं सर, मेरी बात सुनिए टैरिफ सर, लगाया जाता है, प्लीज मेरी उस बात पर सुनिए। खामोशी है आप। नहीं, मेरी बात सुनिए, हम पूरी दुनिया की बात करने नहीं बैठे हैं, बात देश की बात हो रही है। कभी तो सब ये बोलते हैं कि सब ये बहुत सुरक्षित हाथों में, कभी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे सुरक्षित हाथों में तो हिंदू खतरे में कैसे आ गए? हिंदू 2014 से खतरे में आया है, उससे पहले ये देश में हिंदू नहीं रहते थे, मुसलमान नहीं रहते थे। हाँ मुझे बताइए, हिंदू खतरे में अब इनकी जो विंग्स हैं, आरएसएस की विंग है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू सेना है, करनी सेना है। करनी सेना का मुझे नहीं मालूम वो आरएसएस की है कि नहीं है, बाकी और बहुत सारी नई नई निकल कर आ गई है। एक गौ रक्षा दल है। इन्होंने एक अजीब तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ है, अजीब सा माहौल बना के रखते हैं, नफरत का ऐसा माहौल नफरत पैदा का कर दिया। माहौल। दूसरी बात, डर और खौफ का माहौल बना के रखते हैं। जब एक नफरत का माहौल होता है, अभी आपने देखा होगा कहाँ पर मेरा, हाँ अभी एक बिहार में एक वाकया हुआ था, जैसे एक नफरत का माहौल क्रिएट कर दिया। अब बिहार में क्या, अब क्या युवा जो है उसके जहन में एक चीज भरी हुई है कि हमारे नेता ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, अजीब सा माहौल। अभी एक क्या कहते हैं, सत्तू बनाने वाला कोई था लड़का, उसके पास कोई मुसलमान गया, उसने उसको कुछ बोला, इस बात पर तो झगड़ा हुआ और चाकू लेके उसके पीछे भागा। इवन ये हुआ, भीड़ देखती रही, डर के मारे नहीं गई, उसने उस मुसलमान लड़के की गर्दन बिल्कुल अलग कर दी। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था, उसने लेके गर्दन अलग कर दी और सड़क पर रख दी गर्दन। फिर पब्लिक ने भी उसको मार दिया। तो आप युवाओं को रोजगार की तरफ नहीं ले जा रहे, आप युवाओं को शिक्षा की तरफ नहीं लेके जा रहे आप हैं, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, शिक्षा की बात नहीं कर रहे, रोजगार की बात नहीं आप कर रहे, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, सस्ती बिजली की बात नहीं कर रहे, सड़क और साफ सुथरे पानी की बात नहीं कर रहे, अच्छी जिंदगी की बात नहीं कर रहे। आप एकदम हिंदू मुस्लिम का ऐसा माहौल बनाते हैं कि युवा कुछ न कुछ गलतियां कर बैठता है। डॉक्टर साहब कल बड़ी अच्छी बात हो रही थी, परवेज साहब ऐसा स्टूडियो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहती इस देश की जनता को। बिल्कुल, मतलब आत्मनिर्भरता पे काम ही नहीं करना चाहती, वो ये चाहती है कि देश की जनता हम पे निर्भर रहे। मतलब उनसे वो जो जनता को अगर 5 किलो चावल दे रहे हैं तो उस पर निर्भरता रहे उनकी, बिल्कुल, वो दाल दें, वो आटा दें। मतलब आत्मनिर्भर बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि वो सरकार पर, इस देश की सरकार पर और भाजपा पर निर्भर रहे। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल उनको यही है कि सरकार उन पर निर्भर रहे, उनकी बातें मानती रहे, जनता उन पर निर्भर रहे। बिल्कुल जनता उन पर निर्भर रहे, उनकी बातें मानती रहे, कोई विरोध ना करे। कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। आप अभी जाके बंगाल चुनाव में जरा इनके इनके जो बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, वो किस तरह के भाषण दे रहे हैं, नफरत वाले भाषण दे रहे हैं, अरे धमका रहे हैं। बड़े बड़े जो जिम्मेदार नेता हैं वो जाके धमका रहे हैं कि 4 तारीख के बाद, एक विशेष पार्टी का नाम लेते हैं क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, चुनाव को टाइम में मैं उसका नाम नहीं ले सकता, 4 तारीख के बाद उस पार्टी के गुंडों को हम ऐसा कर देंगे। ये क्या चीज है यार? आप अपने काम पर वोट मांगिए, आपने की जगह 15-16 जगह आपकी सरकारें हैं, आप वहां पर जाकर के दिखाइए कि मॉडल दिखाइए, हमने दिल्ली में ऐसा किया है, हमने यूपी में इतना अच्छा कर दिया, हमने वहां ऐसा कर दिया। एक नेता जाके बोलते हैं यूपी में अब मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती। ये क्या चीजें हैं भैया? आप काम करो, हमने यूपी में अच्छी सड़कें बनवाई, हमने अच्छी शिक्षा दी, हमने वहां पर क्या कहते हैं बड़ा यूनिवर्सिटीज खोली, हमने वहाँ बड़े बड़े अच्छा अस्पताल बनवाए हैं, हमने वहाँ बेरोजगारी खत्म कर दी, वहाँ का युवा बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की कर रहा है, हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोली। ये सब नहीं, मस्जिदों के से अजान किया। ये क्या चीजें हैं भाई? ये कुछ चुनाव है? एक डरा रहे हो, एक वर्ग को डरा रहे हो। एक अजीब सा सिस्टम क्रिएट कर दिया है। मतलब इस तरह के नारे कि देशभक्त बनाम देशद्रोही, मतलब ऐसा है भाजपा और आरएसएस के लोग देशभक्त हैं और जो विपक्ष है, जो दूसरी पार्टियां हैं या समाज के लोग हैं, वो देशद्रोही हैं। जो उनके हित की बात करे वो देशभक्त, जो उनका विरोध करे बिल्कुल वो देशद्रोही। देखिए और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपने पूरे देश को हिंदू मुसलमान में, मंदिर मस्जिद में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में आपने उलझा के रखा हुआ है। आप देश हित की बातें नहीं करते, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे, आप कारोबार की बात नहीं कर रहे, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे, देश में किस कदर महंगाई बढ़ी उस पर बात नहीं करने को तैयार नहीं। आप चीजों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप महिला आरक्षण बिल की आड़ में कहीं ना कहीं एक तीर से तीर शिकार कर रहे थे। भाई महिला आरक्षण बिल को सामने रखते हुए जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया आपने? और फिर उसके बाद जल्दबाजी में एक मिनट डॉक्टर साहब,
जल्दबाजी में आपने डिलिमिटेशन का जो बिल लेकर के आए, वो इतनी जल्दबाजी में कि उसके स्पर्धा, उसके पीछे आपकी मंशा साफ जाहिर होती है कि भाई महिला आरक्षण की आड़ में कहीं ना कहीं आप ऐसा है, जैसे सपोज के लिए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उसको बढ़ा करके आप 120 करना चाह रहे हैं। आप बिहार की सीटें 40 है, उसे 80 करना चाह रहे हैं। इस तरह से जो उत्तर के प्रदेश है, राज्य हैं, उनमें सीटों को बढ़ा करके आप कंप्लीटली पूरे तौर पर इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाह रहे थे। साउथ के अंदर अगर बेचैनी पैदा हुई तो इसी बात को लेकर हुई, और इसी को लेकर के बड़ा विद्रोह हुआ। और ये वास्तविकता और सच्चाई है कि 2014 से लेकर 2026 तक, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने, इस देश की सरकार ने, मतलब पार्लियामेंट में कभी मुंह की नहीं खाई। किसी भी बिल को पास कराने में मुंह की नहीं खानी पड़ी। लेकिन ये पहला इत्तेफाक है कि डिलिमिटेशन को लेकर के जो बिल इन्होंने पेश किया, उसमें इन्हें मुंह की खानी पड़ी और ये हाशिए पे आ गए। पूरा विपक्ष एक हो गया और आगे भी ऐसा ही रहेगा। डॉक्टर साहब, ऐसा है, इस वक्त चुनाव चल रहे हैं देश में, जबकि ऐसा है, ये वास्तविकता और सच्चाई है कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त अजीब सी बेचैनी है। आपको मालूम है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जंग चल रही है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं ठप है। इस वक्त आपके मुल्क में, हमारे देश में, एक चार पांच प्रदेशों में चुनाव भी था। आसाम में भी चुनाव रहा, पांडिचेरी में रहा, केरला में, तमिलनाडु में, बंगाल में। 3 प्रदेशों में तो चुनाव खत्म हो गया, आसाम, पांडिचेरी और केरला में। तमिलनाडु और बंगाल का इलेक्शन भी मौजूद है। आपका इस सिलसिले में क्या क्या कहना है, जो बंगाल में जिस तरह की भूमिका बनाई गई है? देखिए, मैं बंगाल पर बाद में आऊँगा। पहले मैं बताऊँ, आसाम में हम फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को लोगों ने नकार दिया है, उसकी नफरत की राजनीति, क्योंकि वो कांग्रेस का ही तैयार करा हुआ आदमी था। अब वो वहाँ जा कर के उसने दूसरे सुर बदले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये उसूल रहा है कि बाहर से आए हुए आदमी को ये कुछ टाइम तक ही ये लोग ढील देते हैं, उसके बाद ये उसकी डोर काट देते हैं। यही इन्होंने क्या कहते हैं बिहार में किया। एक हद तक उसको टाइम दिया नीतीश को और उसको फिर हटा दिया। हेमंता ने जो नफरत वहाँ फैलाई, उसका जवाब राहुल गांधी की मोहब्बत भरी बातों ने, विकास की बातों ने, और उनकी मेहनत, उनकी लगन, प्रियंका जी की मेहनत और हमारे खड़गे जी की मेहनत, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम वहाँ के आसाम की जनता का बड़ा शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो देखिए वहाँ जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहूँगा कि जो सरकार है और सरकार के जो नेता हैं, जिस तरह का डबल स्टैंडर्ड है राजनीति में इनका, आप मतलब बीफ का विरोध करते हो, आप मांस मछली का विरोध करते हो, लेकिन जब कहीं ऐसा है, ऐसे प्रदेशों में चुनाव आता है जिस प्रदेश की जनता मांस भी खाती है, मछली भी खाती है और मीट का सेवन करती है, वहां जाके आप बड़े बड़े बयान देते हो। कहते हो साहब ऐसा है, हेमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट है, उनका कहना ये कि ऐसा है, बहन जी हमसे कंपटीशन कर लें, मांस कौन ज्यादा खाता है, मछली कौन ज्यादा खाता है। सोशल मीडिया पर और वो बताता ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर वो हमारे साथ कंपटीशन करेंगी तो मैं 1 किलो मांस उनसे ज्यादा खा लूंगा मैं। ये सोशल मीडिया पे उनका वीडियो, तो ये डबल स्टैंडर्ड, सर ये डबल क्या माने? ये सब डबल स्टैंडर्ड के ही लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं। क्यों मेरे मुंह से कुछ निकलवाना तो हम ये मान लें कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप गप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भाजपा करे रासलीला, जो कांग्रेस करे करेक्टर ढीला, वो वाली कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।